हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल्स में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसे हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम जिसे हम मिड पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम में जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it। तो ये आपको मिड पॉइंट थ्योरम कह रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम आपको ये कह रहा है कि अगर आप ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट से एक लाइन पास करते हैं, मतलब देयर इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, then that line will be parallel to the third side। मतलब ये लाइन BC के पैरेलल होगी, it will be parallel to BC and it will be half of BC। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखें कि हमें क्या दिया गया है। तो गिवन में आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC, EF is passing from midpoint of AB and AC। तो मिड पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है और हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि EF is parallel to BC and EF is half of BC। हमें ये प्रूफ करना है कि EF BC के पैरेलल भी है और EF BC का हाफ भी है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे एक्सटेंड EF till D। EF को आप एक्सटेंड करें D तक। इस तरीके से हमने EF को D तक एक्सटेंड कर दिया है और ज्वाइन किया, ज्वाइन DC और DC को हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से कि EF इज इक्वल टू FD। मतलब आपने ये कंस्ट्रक्शन किया है, EF इज इक्वल टू FD आपने ये कंस्ट्रक्शन में माना है, DC को ज्वाइन कर दिया है। अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल DFC। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें पता है
AF is equal to FC. AF is equal to FC since F is the midpoint of AC. ये आपको दिया गया है कि F midpoint है, तो AF equals to FC. वैसे ही एंगल AFE is equal to एंगल DFC. ये दोनों एंगल बराबर होंगे AFE एंड DFC. ये दोनों एंगल बराबर हैं. क्यों बराबर हैं? रीजन में आप लिखेंगे दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. और वैसे ही EF is equal to FD. ये कैसे आया? बाय कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन से EF और FD को इक्वल बनाया था. तो अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. मतलब हम लिख सकते हैं it implies that triangle AFE is congruent to triangle DFC by side angle side congruency rule. तो हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया. कॉन्ग्रुएंट करने पर हमें ये पता चला कि एंगल A is equal to angle C. ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो therefore angle A is equal to angle C by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. तो corresponding parts of congruent triangle से ये दोनों एंगल्स बराबर हैं. ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके बचे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स और बची हुई करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाती हैं. तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे. बट ये चीज भी हम देख पा रहे हैं कि बट दे आर द पेयर ऑफ alternate interior angles. पर ये तो alternate interior angles के पेयर हैं. alternate interior angles के पेयर होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि AE is parallel to DC. मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए. AE is parallel to DC. अगर AE DC के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ it implies that EB is also parallel to DC, क्योंकि EB जो है वो AE का ही एक्सटेंशन है. आगे बढ़ रही है वो लाइन. अब वैसे ही AE is equal to DC by CPCT, corresponding parts of congruent triangle AE और AE is equal to DC. तो AE जो है वो EB के बराबर भी है क्योंकि E मिड पॉइंट दिया है. It implies that EB is also equal to DC. रीजन में आप लिखेंगे since AE is equal to EB. रीजन में आप लिखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं. E is the midpoint. ये आपको दिया गया है, ये आपको गिवन है, दिया गया है. तो अब आपने देखा कि EB is parallel to DC and EB is also equal to DC.
one pair of opposite side parallel and equal। इससे क्या पता चला कि EBCD is a parallelogram। तो अब हमने प्रूव कर दिया है कि EBCD एक पैरेललोग्राम है। अब क्योंकि EBCD एक पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं कि ED is parallel to BC। हम लिख सकते हैं कि ED is parallel to BC क्योंकि opposite sides of parallelogram are parallel and equal। तो अगर ED BC के पैरेलल है तो ED का पार्ट यानी EF is also parallel to BC। EF is parallel to BC। वैसे ही ED is equal to BC। Opposite sides of parallelogram are equal also, मतलब ED और BC इक्वल भी है। पर ED जो है उसे आपने दो पार्ट में बांटा है, EF प्लस FD इक्वल्स टू BC। और हमें पता है, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था EF और FD इक्वल है, मतलब आप FD को रिप्लेस करके उसकी जगह EF लिख सकते हैं। EF प्लस EF इक्वल्स टू BC और ट्वाइस EF इज इक्वल टू BC। तो हमें एक और चीज मिल गई, दैट EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये आपका सेकेंड प्रूफ भी हो गया, दैट EF is half of BC and EF is parallel to BC। इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है उसका स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल parallel to the third side will bisect the second side। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि अगर एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC, एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट पास की जा रही है विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो हमें प्रूफ करना है कि वो सेकेंड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। मतलब आपको गिवन है, दिया गया है कि E is the midpoint of AB। आपको E मिड पॉइंट दिया गया है, मतलब ये और ये बराबर दिए गए हैं। आपको ये भी दिया गया है कि EF is parallel to BC। आपको दिया गया है EF is parallel to BC। आपको क्या प्रूफ करना है? To prove F is the midpoint of AC। मतलब आपको प्रूफ करना है AF equals to FC।
अगर आप प्रूव कर देते हैं AF इक्वल्स टू FC तो आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूव हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को आप प्रूव करेंगे बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आपने सुना होगा बच्चों, लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि जो चीज आपको प्रूव करनी है आप उसे गलत मान लीजिए। मतलब अगर आपको प्रूव करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC तो आप मान लीजिए कि F इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC। मतलब आप प्रूफ में सबसे पहले यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट F not be the midpoint of AC। तो मान लीजिए कि एक हम पॉइंट मार्क कर देते हैं F डैश। तो आप मान लें कि लेट F dash be the midpoint of AC। हम मान लेते हैं कि F dash midpoint है। मतलब जो चीज आपको प्रूव करनी है उससे आप गलत मान लीजिए। जो चीज आपको प्रूव करनी है वो गलत मान लीजिए। वो जब आप गलत मानते हैं उसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो चीज हमें प्रूव करनी है उसे आप गलत मान के कोई और चीज मान लीजिए। तो हमने मान लिया कि लेट F डैश बी द मिड पॉइंट। तो अगर F डैश मिड पॉइंट है तो EF डैश is parallel to BC and EF dash is half of BC। मतलब ये हमें कैसे पता चला? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये पता चला कि EF is parallel to BC and EF is half of BC by applying मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं दैट मींस AE इज इक्वल टू BE। क्योंकि आपको दिया है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। वैसे ही AF डैश is equal to F dash C क्योंकि F dash is the midpoint of AC। तो AF dash is equal to F dash C। अब हमें तो जो गिवन है दिया गया है कि EF is parallel to BC। ये आपको गिवन है, ये आपको दिया गया है। बट हमने प्रूव किया है कि EF dash is parallel to BC। ये हमने प्रूव किया है, proved above। तो BC कैंसिल हो गए। इट implies that EF is parallel to EF dash। तो ये दोनों पैरेलल हो गई। अब आप लिखेंगे बट दिस इज नॉट पॉसिबल। पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही पॉइंट से निकलने वाली दो लाइनें पैरेलल नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं EF डैश और EF दे आर इंटरसेक्टिंग एट E। तो ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकती। देयरफॉर आप रीजन में लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption is wrong। तो हमने जो assume किया था कि F is not the midpoint वो गलत हो गया। It implies that F is the
मिड पॉइंट ऑफ AC, AF इक्वल्स टू FC। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि जो चीज आपको प्रूव करनी है आप उसे गलत मान लीजिए। उसे गलत मानेंगे तो जो आपको आखिरी में मिलेगा वो भी आपका आंसर गलत होगा। गलत होने की वजह से जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया, और जो हमने अज्यूम किया था उसे गलत मान लें तो जो हमें प्रूफ करना था वो सही हो जाएगा।